नमस्कार दोस्तों। चाइना ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया है और चाइनीज सैनिक इंडियन आर्मी को बुरी तरीके से मार रहे हैं। ये कथन मेरे नहीं है, ये कथन है राहुल गांधी जी के, जो कि इन्होंने अपनी रैली के दौरान कहे। और जैसे इन्होंने ऐसे कथन कहे, ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाते हुए कुछ प्रकार के निर्देश जारी किए हैं और अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कई प्रकार की टिप्पणियां बताने वाली हूं जो कि इन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग रैलियों के दौरान कही और उसके बाद वहां के लोगों के द्वारा इनके ऊपर FIR तक दर्ज करवा दी गई। एक मामला तो ऐसा आया जिसके चलते इन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता तक गंवानी पड़ी। तो आइए जानते हैं इन सभी मामलों के बारे में और इसके बारे में भी जानेंगे क्या वाकई में चाइना ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर कब्जा किया है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दरअसल कुछ समय पहले राहुल गांधी जी के द्वारा एक यात्रा निकाली गई और इस यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कारगिल पहुंचे 25 अगस्त 2022 को और वहां पे अपनी रैली को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि लोग आपसे पूछेंगे भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ क्या निकला, भारत जोड़ो यात्रा का तर्क क्या निकला, पर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि चाइना के सैनिक कितना बुरी तरीके से हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। और बस जैसे ही इन्होंने ऐसी लाइनें बोली, इनके ऊपर सबसे पहली FIR दर्ज करवाई थी सीमा सड़क संगठन के निर्देशक उदय शंकर श्रीवास्तव के द्वारा और उसके बाद उस समय के लद्दाख के जो उपराज्यपाल थे BD मिश्रा, उनके द्वारा भी कई प्रकार की टिप्पणियां की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय एक बात स्पष्ट कर दी कि अगर आप भारत के सच्चे नागरिक होते तो कभी इंडियन आर्मी को लेकर इस प्रकार के सवाल नहीं करते, इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे यह भी पूछा कि आपको पता है कि भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो उसका सबूत पेश कीजिए। और अगर सबूत नहीं है तो आप जरा ये बताइए, क्या आप स्वयं वहां पर पहुंच गए थे क्या जब यहां पर कब्जा किया जा रहा था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया तो बहुत बुरी तरीके से बौखला गए अभिषेक मनु संघवी। अब ये कौन है? तो ये वही हैं जो राहुल गांधी जी की पैरवी कर रहे हैं, उनकी तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं। और ये इनका बौखलाना तो समझ में आता है, पर इनके साथ में प्रियंका गांधी जी भी बहुत बुरी तरीके से बयानबाजी कर रही है। वो बोल रही हैं कि मेरे भाई के द्वारा जो बयान दिया गया है वो एकदम सही है। हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या हम सच्चे नागरिक है या नहीं, हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए। तो इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको इस प्रकार की कोई बयानबाजी करनी है तो आप संसद में जाकर कीजिए, आपको मीडिया के सामने इस प्रकार की बातें बोलना शोभा नहीं देता है। तो यह मामला आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि राहुल गांधी जी ने किस गलवान घाटी को लेकर इतनी सारी बात करी। अब हम इसकी सच्चाई को जान लेते हैं। दरअसल 2020 के अंदर क्या हुआ, भारत और चाइना की बॉर्डर पर चाइना ने हजारों सैनिकों को एकदम से तैनात कर दिया और जैसे ये बात भारत सरकार को पता चली तो भारतीय सैनिक भी वहां पर पहुंच गए। 5 जून 2020 की रात को चाइना के सैनिकों के द्वारा निर्माण काम शुरू किया गया। या तो वो चौकी बना रहे थे या वो सड़क बना रहे थे, कुल मिलाकर इन्होंने एक निर्माण का काम शुरू किया और इंडियन आर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, पर वो मानने को रेडी नहीं थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो मान नहीं रहे हैं और 1996 के समझौते के अकॉर्डिंग गोलीबारी नहीं हो सकती। 1996 का समझौता भी मैं आपको समझाऊंगी। 1996 का एक ऐसा समझौता कर रखा है जिसके चलते भारत और चाइना के सैनिक गोलीबारी नहीं कर सकते, क्योंकि सीमा पर सुरक्षा और शांति के लिए एक प्रकार का समझौता किया गया था। पर यहाँ पे गोलीबारी नहीं कर सकते, तो अब इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है वो कैसे सब जाए। तो इन्होंने एक सीधा सा रास्ता निकाला, लठ लिया, उसके ऊपर कीले लगाई, लठ लिया, उसके ऊपर तार लगाए और कांच लिया और नुकीले पत्थर लिया और उससे क्या किया, पीटना शुरू किया चाइनीज सैनिकों को। उधर से भी हमला हुआ, इधर से भी हमला हुआ। 6 घंटे तक ये युद्ध चला, जिसमें गोलीबारी तो नहीं हुई पर पत्थरबाजी जोरों शोरों से हुई, जिसके चलते चाइना के 46 से ज्यादा सैनिक मारे गए और हमारे 20 सैनिक वहां पर शहीद हो गए। अब आप जरा देखिए, चाइना की कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखेंगे ना तो आपको केवल 5 सैनिक की शहादत दिखेगी, जिसमें से 4 सैनिक हैं और एक अफसर हैं।
जबकि आप वर्ल्ड मीडिया में जाकर देखेंगे तो आपको 46 और कहीं 80-86 तक देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे सैनिक वहां पर शहीद हो गए थे। और उसी दौरान 2020 के अंदर 59 से ज़्यादा चाइना के जो ऐप थे उनको भारत ने बैन कर दिया था। उसमें टिकटॉक भी एक था, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये युद्ध कहाँ हुआ था। 6 घंटे का ये युद्ध चला था 6 जून 2020 को, और ये चला था यहाँ पर गलवान की घाटी में। इसी एरिया में एक नदी निकलती है जो कि अक्साई चीन से आती है। उस नदी के अंदर भी कुछ सैनिक गिर गए थे, कुछ चाइना के थे और कुछ इंडियन आर्मी के। और इसी के पास में गलवान घाटी के पास में हमारा एक एयर बेस भी मौजूद है जिसका नाम है दौलत बेग एयर बेस, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई वाला एयर बेस यहाँ पर मौजूद है। अब जरा मैं इस बात पे आ जाऊं कि राहुल गांधी जी के द्वारा ये बयान दिया गया कि 2000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कहाँ चला गया, चाइना ने ले लिया, बल्कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा कभी हुआ था तो वो 1962 में हुआ था, जो कि आपको अच्छे से भली भांति याद होगा। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ, जिसके चलते 37,244 वर्ग किलोमीटर का एरिया, इतना बड़ा इलाका चाइना ने कब्जे में कर लिया। और उस समय भी स्थिति यही थी, चाइना ने उस समय भी रोड का निर्माण का काम ही शुरू किया था। और उस समय भारत सरकार ने विरोध किया, इंडियन आर्मी ने लड़ाई लड़ी, पर फिर बाद में हार हुई। और हुआ क्या, इतना बड़ा इलाका उनके कब्जे में चला गया। इतना बड़ा इलाका कब्जे में गया जिसमें आज एक पूरा केरल हम बसा सकते हैं और एक पूरा भूटान हम बसा सकते हैं, क्योंकि केरल और भूटान का क्षेत्रफल भी लगभग यही है। केरल का है 38,863 और भूटान का है 38,394। अगर ये गया था तो ये गया था 1962 में, अभी नहीं गया है। यहीं पर एक शोक नदी निकलती है जिसमें सैनिक गिर गए थे। इसके अलावा लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा जी, इनके द्वारा कहा गया कि आज हमारी इंडियन आर्मी इतनी अच्छी तरीके से तैनात है कि अगर एक भी चाइनीज सैनिक आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख निकालने के लिए भी रेडी है। उस समय वाला दौर नहीं है कि इंडियन आर्मी को वेट करना पड़ता था कि ऑर्डर आएगा फिर हम गोली चलाएंगे। आज का भारत सीधा सा बोलता है कि अगर एक गोली आए तो गोला दाग दो, सीधी सी बात ये होती है। तो ये हमारी इंडियन आर्मी है। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि कितने प्रकार के विवादित बयान इनके द्वारा दिए गए और कितने केस इनके ऊपर चल रहे हैं। सबसे पहला हम जानते हैं RSS 21वीं सदी के कौरव हैं। इनके द्वारा कहा गया 13 जनवरी को राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया कि RSS और भाजपा जो है असली टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, भय और नफरत की सियासत करने वाला इनको करार दिया। इनके द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के कौरव हैं जो कि हाफ पैंट पहनते हैं, हाथों में लाठी लेकर चलते हैं और शाखाओं का आयोजन करते हैं। भारत में 2-3 अरबपति जो हैं इन कौरवों के साथ में खड़े हैं। बस इन्होंने अपनी रैली के दौरान जैसे ही ऐसे कथन निकाले, हरिद्वार जो कोर्ट है यानी कि हरिद्वार की जो अदालत है उसके अंदर मामला दर्ज करवा दिया गया। ये हाफ पैंट वाले हैं जिनके लिए ये सारी बातें बोली गई थी RSS को लेकर। दूसरे मामले की अगर हम बात करें तो सावरकर धोखेबाज है, अंग्रेजों को लिखा था माफीनामा। आप जरा सावरकर जी के बारे में पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों का माफीनामा लिखकर कहा था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानी को धोखा दिया था। ये बात इन्होंने कही। मैं सावरकर जी के बारे में भी आपको बताऊंगी। राहुल ने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा ये वही चिट्ठी है जो सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी, जिसमें उन्होंने डरकर अंग्रेजों से माफी मांगी और अंग्रेजों का नौकर बनकर रहने की बात करी, जबकि गांधी, नेहरू और पटेल ने ऐसा नहीं किया था। वे सालों तक जेल में रहे थे। और जैसे इन्होंने ये टिप्पणी दी उसके बाद सावरकर जी के पोते विनायक सावरकर और शिवसेना शिंदे पार्टी के नेता ने इनके ऊपर 2 जगह अलग अलग थानों में FIR दर्ज करी थी। मैं थोड़ा सा सावरकर जी के बारे में बता दूं क्योंकि इतने महापुरुष के बारे में केवल 2-3 लाइनों में हम बातों को खत्म नहीं कर सकते, पर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टली बता दूं। अगर आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं इनके लिए तो जरूर से लिखिएगा। आपने लिखा भी था लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड आपको पूरा जीवन परिचय चाहिए, खासकर उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो वो वीडियो भी आपको इसी वीक में मिल जाएगा। देखिए 1910 के अंदर सावरकर जी को लंदन से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के पीछे का रीजन था 1857 की जो क्रांति है उसको लेकर उन्होंने बढ़ चढ़ के ब्रिटिशों के खिलाफ नारेबाजी करी, हथियार तक उठा लिए और उन्होंने कई प्रकार की ऐसी विचारधारा वाली किताबें लिखी जो सरासर दिखती थी कि वो ब्रिटिशरों के बहुत ज्यादा खिलाफ है। उसी चीज के चलते 1910 में
लंदन में जाकर अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया और 1911 के अंदर उन्हें सजा सुनाई। सजा 2 मामलों को लेकर सुनाई गई थी, जिसमें 25-25 साल की सजा हुई। कितनी हुई टोटल? 50 साल की उन्हें सजा हुई। और सजा देने के बाद में उन्हें कहां भेज दिया गया? इस जेल के अंदर, जिसका नाम है सेलुलर जेल, जो कि वर्तमान में अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। ऐसी जेल जहां पर किसी व्यक्ति से मिलना बिल्कुल बंद है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई परिवार का व्यक्ति सालों साल आपको नजर नहीं आएगा। अगर आपको खाना दिया जा रहा है तो उसके अंदर भी कीड़े निकलने वाले हैं। पीने का अगर पानी दिया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा और स्मेल वाला पानी होगा कि आप नहीं पी सकते। रोजाना आपको कोड़ों से पीटा जाएगा। 14-14 घंटे आपसे काम करवाया जाएगा। नारियल का तेल आपसे निकलवाया जाएगा और आपको दिन दिन भर घंटों तक खड़े रखा जाएगा और आपके घुटनों पर लाठियों से वार किया जाएगा। इतनी बुरी होती है काला पानी की सजा, उसे ही बोलते हैं, जो कि सेलुलर जेल के अंदर इन्होंने बिताई थी। 1911 में गिरफ्तार किया, 1924 में रिहा हो गए थे। 13 साल की इन्होंने सजा काटी थी। वो सजा भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कम हुई थी। अब 6.5 और 13.15 फीट की एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें ढंग से सो भी नहीं पाते थे। उसके अंदर इन्होंने सजा काटी थी। 6 बार इन्होंने याचिका लगाई थी कि इन्हें रिहा किया जाए। इसलिए इन्होंने याचिका लगाई कि ये वापस देश के उस संग्राम के अंदर शामिल हो सके। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के सामने 6 बार याचिका लगा कि ये बोला कि मैं आपके खिलाफ अब किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करूंगा। बस ये बात इन्होंने बोली और इनको रिहा कर दिया गया। 1924 के अंदर इन्हें रिहा करके रत्नागिरी के अंदर नजर कैद रखा गया। रिहा तो है इंसान, पर कहीं ना कहीं कैद ही है। और उसके बाद इन्होंने 5 साल तक किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। ये जो बात बोली गई ना कि अंग्रेजों के गुलाम बन के रहेंगे, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। ऐसा कहा था कि मैं किसी प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भाग नहीं लूंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा। 1937 के आते आते इन्हें पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? फ्री कर दिया गया था। पर जो 13 साल की सजा थी ना, वो रूह को कपा दे इतनी भयंकर वाली सजा थी। लहू लुहान रहते थे ये। अखबार नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। फिर भी अंडमान निकोबार की वो जो सेलुलर जेल है, उसके अंदर आज भी आप जाके देखिएगा, जिस जेल में, जिस कोठरी के अंदर सावरकर साहब को रखा गया था, उसकी दीवालों के ऊपर जो है आज भी इन्होंने कई प्रकार की कविताएं उत्कीर्ण करी थी, जो कि एक बहुत बुरी सजा होती है। इंसान आज 4 दिन नहीं रह सकता, ऐसी जगह 13 साल इन्होंने बिताए थे। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेल निकलवाया जाता था नारियल का, ऐसे ये काम किया करते थे। दूसरा, आप जरा देखिए, एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे होते हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और भी थोड़ा ढूंढोगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। ये इन्होंने एक सभा के दौरान कही थी 2019 के अंदर। कोलार कर्नाटक की चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया। और जैसे इन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद में भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी राहुल गांधी के खिलाफ IPC धारा 499-500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने की इन्होंने कोशिश करी है। मतलब आप एक पार्टी के विरोधी होते होते देश के विरोधी कब हो गए ये पता ही नहीं चल रहा है ना। सीधी सी बात तो यही है। खैर, सभी मामलों को जान लेते हैं, फिर और भी चीजों को जानेंगे। यहाँ पे आप देखिए, गौरी लंकेश मर्डर केस 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु के अंदर एक महिला पत्रकार हैं ये, जो कि समाज से रिलेटेड बहुत सारे काम करती थी। बेंगलोर के अंदर 3 व्यक्ति आते हैं बाइक सवार, जो कि इनके ऊपर गोलीबारी करते हैं। 3 गोलियां लगाई जाती हैं, एक गोली सिर में लगती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो जाती है। और जैसे इनकी मृत्यु होती है, उसके बाद में राहुल गांधी जी फिर से बयान देते हैं और बोलते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में जो भी भाजपा और RSS के विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, या तो उन्हें दबा दिया जाता है, या उन्हें पीटा जाता है, या फिर उनकी हत्या करवा दी जाती है। ये बयान इनके द्वारा दिए गए। सनातनी के ऊपर और एक और हिंदू महासतित्व करके एक जो सभा बनी हुई है, इन सभी के ऊपर वॉर किया गया। RSS के कार्यकर्ता और एडवोकेट धृतिमत जोशी राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। 2017 को घर के बाहर ही पत्रकार गौरी लंकेश की मृत्यु हो गई थी। तो ये मामला भी पूरा इन्होंने BJP के ऊपर डाल दिया।
ये वो आरोपी हैं जिसके द्वारा गोली मारी गई थी, आरोपी परशुराम अशोक वाघमारे। और सबसे बड़ा मामला मैं आपको बता रही हूँ, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी पहुंचे थे असम के अंदर, और ये असम का 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या देवी मंदिर, जहां पर माता की योनि की पूजा होती है। यहीं पर राहुल गांधी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने लगे, पर महिलाएं यहां पर बाहर आके खड़ी हो गई। महिला ने बोला कि जब आप हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, यानी कि हिंदू विरोधी हैं, तो आपको हिंदुओं के मंदिर में जाने का किसी प्रकार से अनुमति नहीं है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि सारी भाजपाई की महिलाएं थी जो हमको अंदर नहीं जाने दे रही थी, जिसके बाद ये घंटों तक उस मंदिर के बाहर बैठे रहे, पर कुछ मामला हाथे पल्ले नहीं पड़ा, आखिरकार इनको जाना ही पड़ा। इसके साथ ही महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाई, ये बात तक इन्होंने कही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के भिवंडी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आरएसएस के लोगों ने ही महात्मा गांधी की हत्या करवाई, और आज ये उन्हीं को लेकर बोलते हैं कि हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, और राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी थी। आप जरा सोचिए कि देश में पक्ष विपक्ष तो चलता है, पर इस प्रकार के बयानबाजी करना, जिसके बाद दुश्मन देश जो है इनके प्रोपेगेंडा को और भी ज्यादा फैलाते हैं, वो नए प्रकार की चीजों को जोड़ते हैं। अभी कुछ समय पहले तो चल रहा था कि लोकतंत्र बड़े खतरे में है। आप बताइए, जिस देश के पीएम के पुतले जो हैं सरेआम जला दिए जाते हैं, वो चुप हैं। उनकी मां को गाली दी जा रही है, वो चुप हैं। वो बोलते हैं कि इसका कोई परिवार नहीं है, वो चुप हैं। तो फिर और इससे बड़ा लोकतंत्र क्या ही चाहिए भाई लोगों को। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, नाथूराम गोडसे का जो आरएसएस से संबंध है उसके बारे में जानते हैं। हाँ, नाथूराम गोडसे एक समय पर आरएसएस के सदस्य थे। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 1930 में इन्होंने ज्वाइन किया, पर वो एक सक्रिय रूप से व्यक्ति थे, मतलब घूमते नहीं थे एक जगह, स्थायी रूप से वो आरएसएस के सदस्य बने। उसके बाद कुछ स्रोतों का कहना है कि संघ प्रचारक के रूप में वो कार्यरत थे, लेकिन बाद में उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया, क्योंकि उनका झुकाव जो है सबसे ज्यादा कट्टर विचारधारा की ओर होने लगा। कट्टर विचारधारा की तरफ वो जाने लगे, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, आरएसएस को पूरी तरीके से त्याग दिया। बाद में हिंदू महासभा और अपनी खुद की पार्टी हिंदू राष्ट्र दल इन्होंने खड़ा कर दिया। यानी गांधी जी की हत्या के समय वो आरएसएस में सक्रिय सदस्य नहीं थे, एक टाइम वो रह चुके, हालांकि उनका अतीत उनके साथ जुड़ा हुआ है, पर वो उसके सदस्य नहीं थे, इस बात को भी मानना होगा। इसके साथ ही नाथूराम गोडसे ने खुद को कहा कि गांधी हत्या के बाद चले मुकदमे में नाथूराम गोडसे ने स्वीकार किया था कि मैंने आरएसएस में बहुत टाइम बिताया है और इस शाखा से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, पर इसका अर्थ तो ये नहीं निकल जाता है कि आरएसएस वाले ही उनको ले जाके मार रहे हैं। गोडसे का कोर्ट में दिया गया बयान, जिसके बाद व्हाई आई किल्ड गांधी में पूरी बातों को प्रकाशित किया गया है। एक बहुत लंबी चौड़ी शील्ड बनाई गई है, जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा और किस वजह से उनको मार डाला और वो ही तारीख क्यों चुने, सारे डिटेल उनके द्वारा लिखे गए हैं। आरएसएस हमेशा यह कहता है कि नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या के समय संघ का सदस्य नहीं था। गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा था। अब आप देखिए, गांधी जी की जो हत्या हुई थी 1948 में, उससे लेकर 6 महीने तक संघ के ऊपर प्रतिबंध लग गया था। इसके अंदर कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं रह सका। बाद में यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जांच हुई और जांच के बाद जस्टिस कपूर कमीशन के द्वारा जो है ये बताया गया कि आरएसएस का सीधा संबंध गांधी जी की हत्या से नहीं है, और 6 महीने बाद ये संघ एक बार फिर से एक्टिव हो चुका। ये गांधी जी की मृत्यु हुई उस समय का ये आखिरी फोटो है उनका। इसके साथ ही आप देखिए, ये बयानबाजी भी आपने जरूर सुनी होगी कि संविधान बहुत ज्यादा खतरे में है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने कहा है कि एनडीए सरकार आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है, एक भी निराधार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत किया है, और इनके द्वारा क्या बताया जाता है कि आरक्षण को छीन लिया जाएगा। वो अमेरिका की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं। अमेरिका, यूरोप या किसी भी देश की अगर हम बात करें, किसी भी कॉन्टिनेंटल की बात करें, जहां भी ये गए हैं भारत की बुराई करके आए हैं। आप जरा समझिए इस बात को। और दूसरा, अभी 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो इकोनॉमी है, वो पूरी तरीके से डेड है, और इन्होंने भी इस प्रकार का बयान दिया कि हाँ बताइए, भारत की तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डेड है। जब आपकी सरकार थी 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, आज जो है 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था है, पर आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डेड है? आप बताइए कि पाकिस्तान दूसरी तरफ चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोल रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है
इसमें भारत की कोई मतलब विजय नहीं है, हम पूरी तरीके से युद्ध को जीते हैं। वो यही बात बोल रहा है और यही बात हमारे यहाँ की विपक्ष की पार्टियां भी बोल रही हैं। मतलब आप देश के विरोधी हैं या फिर किसी पार्टी के विरोधी हैं, ये नहीं समझ में आता है। अब आप जरा यहाँ पे नजर डालिए कि अभी कुछ समय पहले राजनाथ सिंह के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि राहुल गांधी अपने विदेश दौरे के दौरान जिस तरह के भ्रामक और निराधार और तथ्यहीन बातें करते हैं वह बेहद शर्मनाक है। भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भारत चीन सीमा के विवाद को लेकर भी जिस तरह का उन्होंने दावा किया है, अमेरिका की धरती पे वे सभी भ्रामक और तथ्यों पर हैं। ये आप बताइए, किसी देश में जाके ये सारी बातें रोना कहां तक सही है। और कंगना रनौत के द्वारा भी हाल ही में पोस्ट किया गया था कि चाहे अर्थव्यवस्था हो या रक्षा बल, सबके विरोध में बोलना ही केवल राहुल गांधी जी का काम मात्र यहां पर रह गया है। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी की ये तो नॉर्मल टिप्पणियों वाली बातें मैंने बताई है। अगर मैं आपको बताऊं कि इनके ऊपर कई प्रकार के केस चल रहे हैं, जैसे सत्यम घोटाला, 2G घोटाला और इसके अलावा चारा घोटाला, कोयला घोटाला, टाटा घोटाला, वोट के बदले नोट का घोटाला, वाड्रा DLF का घोटाला, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, खाद्य सुरक्षा, IPL, वसंत अली, मधु कोड़ा, कोयला, और इन सब को अगर मिलाएं तो लाखों करोड़ों में इसका आंकड़ा आता है। तो आप जरा मान के चलिए कि कई प्रकार के घोटाले कर चुके हैं और उसके बाद में इस प्रकार के देश के विरोधी ऐसे भाषण ये देते हैं। आप जरूर से इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा, देश हित की यहाँ पर बात है। और अगर आप घर बैठे किसी प्रकार की नौकरी लगना चाहते हैं और आप जरा इस बात को सोचिए कि 10th-12th से आजकल कुछ नहीं होता है। अब आपको AI कोर्स भी करना होगा और इस कोर्स को ज्वाइन करते से ही आपको यहाँ नौकरी मिलने वाली है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टैप करेंगे तो इस प्रकार का फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। इसमें सिंपल सा आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल ID डालना है और एक डिस्काउंट कोड डालना है AN10। ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए पूरा कोर्स जो है 10,000 का है और मेरे सब्सक्राइबर के लिए 4999 के अंदर मिलेगा। लिमिटेड सीट है जिसके अंदर हम आपको 40 से ज़्यादा क्लासेस देने वाले हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। AI टूल हम सिखाएंगे 30 से ज़्यादा, जिससे आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की नौकरी कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर नहीं भी आता है फिर भी आप कर सकते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाएगी और ये जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको नौकरी भी दे दी जाएगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कोई डाउट है तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हर एक डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।